मेरे पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और माता एक गृहिणी। तीन भाई बहनों की सूची में मैं आखिरी नंबर में आती थी। भैया व दीदी दोनों की लाडली हुआ करती थी मैं, पर धीरे धीरे ये प्यार नफरत में बदलने लगा। इसका प्रमुख कारण था मेरा सुंदर होना। साधारण रूप रंग वाले परिवार में मैं न जाने कहां से आ गई थी। दीदी को मेरी सुंदरता से नफरत थी तो भैया को मेरी बुद्धि से। जहां भैया इंटरमीडिएट से ज्यादा नहीं पढ़ पाए, वहीं मैं हर साल अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। ये लड़की तो डायन लगती है मुझे, सारे मंत्र जानती है। इसी ने कुछ करके मेरे बेटे से विद्या चुराई होगी, वरना औरत जात में इतनी बुद्धि कहाँ होती है, माँ कहा करती थी। एक दिन स्कूल से लौटने पर पता चला दीदी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पड़ोस की रमा काकी रिश्ता लाई थी। दीदी 18 वर्ष की होने वाली थी। माँ को उनकी शादी की जल्दी थी। सोनू की माँ, इस राजकुमारी को छिपाकर रखना। पता चला कि देखने बड़ी को आए हैं और पसंद छोटी को कर लिया। बाद में ना कहना कि रमा ने बताया नहीं। क्या काकी, मैं क्यों छिपूं? चुप कर छोटी, अंदर जा। माँ ने मुझे डांटकर अंदर भेज दिया था। अरे बहन, यही तो रोना है। इतना रूप लेकर मुझ गरीब के घर में आ गई है। इस खुले खजाने को देखकर लूटने वाले भी तो पीछे आते हैं। फिर उस रात माँ, पापा जी तथा भैया में मंत्रता हुई और उसकी परिणति मेरी कैद से हुई। अगला पूरा दिन मैं कमरे में बंद रही, कहीं अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा से वशीभूत होकर मैं बाहर न निकल जाऊं। इसके लिए कमरे के बाहर ताला लगा दिया गया था। दीदी की शादी तय हो गई थी। शादी से 3-4 दिनों पहले से ही रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। एक दिन जब मैं दीदी की साड़ी में गोटे लगाने का काम कर रही थी तो मौसी को कहते सुना, जीजी, छोटी भी तो 13 वर्ष की हो गई होगी। हाँ और क्या, 14 वर्ष की हो जाएगी इस साल। तो पिछले महीने तो महीना भी शुरू हो गया इसका, माँ ने कहा था। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। माँ के इस तरह से ये बात कहने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। अच्छा, तभी इसका रूप और निखर आया है। मौसी ने अपनी सोच जाहिर की थी। उसी का तो रोना है। बड़ी की दिखाई में बंद करके रखा था इसे। माँ बोली थी, जीजी, शादी के दिन क्या करोगी? मर्द जात है, शादी के दिन मना कर दिया तो क्या करोगी? मेरी बात मानो, शादी तक इसे कहीं भेज दो। मौसी ने कहा तो मैं बोल पड़ी थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सुंदर हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, हमारी है। चुप कर, बात तो सही है। मेरा बस चले तो इसका चेहरा गरम राख से जला दूं। माँ ने कहा तो मैं बोली, तो जला क्यों नहीं देती? मैं भी हमेशा की। फिर माँ ने मेरा मुंह हमेशा की तरह थप्पड़ से बंद कर दिया। निरपराध रोती बिलखती मुझे नानी के घर भेज दिया गया। विवाह में बनने वाले पकवान ने कपड़ों का लोभ मैं विस्मरण नहीं कर पा रही थी, पर वहाँ मेरी कौन सुनने वाला था। जब मैं दीदी की शादी के बाद घर आई, सारे मेहमान जा चुके थे। दीदी अपने पग फेरों के लिए घर आई हुई थी। मैंने पहली बार उस आदमी को देखा जिससे छिपाने के लिए मुझे सजा दी गई थी। मेरे जीजा जी की नजर जब एक बार मुझ पर पड़ी, फिर वो हटी ही नहीं। आंखों ही आंखों में वे मुझे जैसे उलाहना दे रहे थे कि कहाँ थी अब तक, कौन है ये आभा। वो पूछ तो दीदी से रहे थे, पर उनकी नजर मुझ पर ही थी। मैं आपकी इकलौती साली हूँ जीजा जी। कहाँ थी अब तक? आपसे बचाने के लिए मुझे यहाँ से दूर भेजा गया था। आप क्या इतने बुरे हो? लगते तो नहीं हो। कुछ अज्ञानता और कुछ नाराजगी में मैं और न जाने क्या क्या बोल जाती अगर दीदी मुझे वहां से खींचकर माँ के पास न ले जाती। माँ, इस छोटी को संभाल लो, वरना अपनी बड़ी बहन की सौतन बनने में देर न लगाएगी। दीदी ने शंका जाहिर की। ये सौतन क्या होता है? मैंने जिज्ञासावश कहा था। क्या हो गया है? माँ बोली थी, कुछ कांड कर देगी तब समझोगी क्या? दीदी ने कहा, अब मैंने क्या किया? अपने दूल्हे को देखो कैसे घूर रहा था मुझे।
माँ, वो अच्छा आदमी नहीं है, मैंने स्पष्ट कह दिया। चटाक माँ के थप्पड़ ने बता दिया कि गलती मेरी ही थी। फिर जब तक दीदी व जीजा जी चले नहीं गए, मुझे कमरे में नजर बंद कर दिया गया। स्कूल तथा कॉलेज के रास्ते में भी मैंने इन नारीलोलुप नजरों का सामना कई बार किया था। कुछ नजरों में हवस होती थी, कुछ में जलन तथा कुछ में कामना। इस पुरुष दंभी समाज का सामना कई लड़कियों ने किया था। शिक्षा पाने की ये कीमत मान ली हो जैसे उन्होंने। उस रास्ते से जाने वाली किसी नारी ने कभी भी मुड़कर उन पुरुषों का प्रतिवाद नहीं किया था, पर यह गलती एक दिन मुझसे हो गई थी। मेरे कॉलेज का पहला दिन था। रोज की तरह मैं पैदल ही घर आ रही थी। उस दिन वो रास्ता खाली था। मैं बहुत खुश थी। तभी पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। मैं तो किनारे पर चल रही थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। वो मोटरसाइकिल मेरे पास आकर थोड़ी धीमी हो गई। एक हाथ आगे बढ़कर मेरे वक्षों को इतनी जोर से खींचा कि मैं गिर पड़ी। दर्द और शर्मिंदगी के ज्वार ने मुझे घेर लिया। अपने सीने पर हाथ रखकर मैं कई घंटे बैठी रही। जब मैं घर पहुंची, दीदी भी आई हुई थी। मुझे रोता देखकर दीदी व माँ दोनों मेरे पास चली आईं। माँ को मुझे गले लगाना चाहिए था, पर अरे रो क्यों रही है, कुछ करवा कर आ रही है क्या, कहकर मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश की। मैंने रोते रोते माँ को सब बताया। माँ, मैंने मोटरसाइकिल का नंबर देखा था, चलो पुलिस के पास, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लो, अब यही दिन रह गए थे। सुन, तूने ही कुछ किया होगा। माँ ने मेरे स्पष्टीकरण को नजरअंदाज किया तो दीदी भी मुझे ही दोषी ठहराने लगी। और नहीं तो क्या माँ, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले मर्दों को ऐसे कपड़े पहनकर भड़काओ, फिर वे कुछ कर दे तो उनका क्या दोष। दीदी, सूट ही तो पहना है, मैंने साफ कहा तो उन्होंने कहा सीना नहीं ढका होगा। चुप करो तुम दोनों। और सुन छोटी, ये बात यही भूल जा। तेरे भाई को पता चला तो तुझे काट कर ही रख देगा। तुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। और पढ़ाई से माँ, अभी तो शुरुआत है। दीदी ने ताना सा मारा। औरत की इज्जत औरत के पास ही सबसे कम है। वो नहीं जानती कि इसी वजह से घर घर में उसकी उपेक्षा होती है। दीदी और माँ भी इसके इतर नहीं थी। इस घटना का नतीजा ये हुआ कि मेरी पढ़ाई छुड़ा दी गई और मेरे लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। जैसे कि विवाह हर समस्या का समाधान हो। वैसे भी बोझ जितना जल्दी उतर जाए उतना अच्छा, ये समाज का नियम है और इस नियम को बनाने वाले भी पुरुष ही होंगे। जब तक हम किसी क्रांति को पैदा करने में असमर्थ हैं, तब तक समाज के विधान को सिर झुकाकर स्वीकार करना ही होगा। यही मैंने भी किया। अजय एक सरकारी बैंक में कार्यरत थे। शादी करके मैं भोपाल आ गई। गहन अंधकार में ही प्रकाश की किरणें घुली रहती हैं, ये सोचकर मैंने अपने नव जीवन में प्रवेश किया। पर शादी की पहली रात मैं अजय के व्यवहार से दुखी हो गई। सुनो, अपनी सुंदरता का घमंड मुझे मत दिखाना। मेरी पत्नी हो, अपनी औकात कभी मत भूलना। और हाँ, ज्यादा ताक झांक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजर रहेगी तुम पर, समझ गई? पति महोदय ऐसा बोले तो मैं बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूँ। चल चल, बाकी बात कल कर लेंगे। पत्नी है ना, तो पत्नी का फर्ज पूरा कर। मेरे सारे स्वप्न सुहाग सेज पर जलकर राख हो गए। मेरा कहीं भी अकेले आना जाना बंद था। फोन उठाना भी मना था। ऑफिस की पार्टियों में भी वे अकेले ही जाते। मेरा मेकअप करना भी अजय को पसंद नहीं था। कपड़े भी मुझे उनसे पूछकर पहनने पड़ते थे। एक बार दुकान में उनके एक सहकर्मी मिल गए थे। अरे अजय, क्या हाल है? अच्छा, भाभी जी भी साथ हैं। नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते, मैंने नमस्ते का जवाब दिया। आज पता चला भाभी जी, अजय आपको छिपा कर क्यों रखता है। कई बार कहा मिलाओ भाभी से, पर ये तो। अच्छा भाई रमेश, कल ऑफिस में मिलते हैं, आज थोड़ा जल्दी है, कहते हुए पति ने अपने साथी से पीछा छुड़ाया।
फिर घर आकर अजय ने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया था, पर वो आखिरी बार नहीं था। उसके बाद तो ये उनकी आदत में शुमार हो गया। अब सोचती हूँ तो लगता है कि मुझे मारकर मेरे चेहरे पर निशान बनाकर अजय अपने अहम को संतुष्ट करते थे। अजय का साधारण नए नक्श का होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उन्हें कौन समझाता। जब मेरे दोनों बच्चों नमन और रजनी का जन्म हुआ, मेरी जिंदगी बदल सी गई। मुझे लगा ये दोनों मेरा दर्द समझेंगे, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनका व्यवहार मेरे प्रति बदलता चला गया। उन्होंने अपने पिता का रूप रंग ही नहीं, उनकी सोच तथा उनका व्यवहार भी ले लिया था। दोनों की जिंदगी में दखल सिर्फ उनके पिता का था। रजनी और नमन के 15वें जन्मदिन पर तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। नमन तो अपना जन्मदिन किसी होटल में मनाने चला गया था, पर रजनी का प्लान कुछ और ही था। उस दिन रजनी की कुछ सहेलियां घर पर आई हुई थीं। उन सबको मेरा बना बनाया खाना बड़ा पसंद आया था। एक सहेली बोल पड़ी, रजनी आंटी तो ग्रेट हैं, जितनी सुंदर है खाना तो उससे भी स्वादिष्ट बनाती हैं। लगती ही नहीं इनके इतने बड़े बच्चे होंगे, और तू तो आंटी की बेटी लगती ही नहीं। ऐसा नहीं है बेटा सुमन, मम्मी आप अंदर जाइए, रजनी ने मुझे निर्देश दिया। बाद में क्या होने वाला था उसका कुछ कुछ एहसास मुझे हो गया था। अपने पापा और भाई के आने पर रजनी ने कोहराम मचा दिया था। पापा इनसे कह दीजिए अपनी सुंदरता की नुमाइश करने के लिए कोई और जगह ढूंढ ले, हमेशा मुझे नीचा दिखाने के तरीके ढूंढती रहती हैं। रजनी माँ हूँ मैं तुम्हारी, तो माँ बनकर रहो, अकल तो ढेले बराबर की नहीं है। मेरे बच्चों की जिंदगी से दूर रहो, समझी या दूसरी तरह समझाऊं। इतना कहकर पति अजय बेटी रजनी को लेकर उसके कमरे में चले गए। बेटा नमन, जो अब तक चुपचाप सब तमाशा देख रहा था, मेरे पास आया और बोला, चुपचाप रह नहीं सकती, पिटने की आदत हो गई है क्या? अजय के रोज रोज के अपमान ने मेरे बच्चों को भी मुझे अपमानित करने का हक दे दिया था। हर पल मैं यही सोचती कि काश ऐसा हो कि मेरी सुंदरता नष्ट हो जाए। मैंने अपने आप को अपने अंदर ही कैद कर लिया था। मानसिक व्यथा को दूर करने के लिए मैंने अपने आप को दूसरे कामों में लगा लिया। इसी दौरान मेरी मुलाकात स्वामी जी से हुई। जीवन में पहली बार मैंने इतनी बात किसी से की थी। हमेशा श्रोता रही थी मैं। अपनी पड़ोसिन गीता के घर में उनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद तो मैं गुरुजी की परम भक्त हो गई। दर्द से भरे हुए मेरे हृदय रूपी रेगिस्तान में गुरुजी ठंडी फुहार के रूप में बरसने लगे थे। लगातार उनके आश्रम में मेरा आना जाना होने लगा था। धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा था कि मेरा जन्म ही गुरुजी की सेवा के लिए हुआ है। मैंने संन्यास लेने का निर्णय ले लिया। अजय गुस्से से पागल हो गए थे। बच्चे मजाक बना रहे थे। अपने अपने तरीके से सबने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मैं रुकती भी तो किसके लिए? अजय और बच्चों के जीवन में तो मेरा अस्तित्व घर में रखे हुए फर्नीचर से ज्यादा कभी रहा नहीं था। गुरुजी में ही मुझे अपना वर्तमान था, भविष्य दोनों नजर आ रहे थे। आरंभ में सब कुछ अच्छा लगा रहा था। लगभग 1 महीने के बाद एक रात गुरुजी ने कुछ व्यक्तिगत मसलों पर चर्चा करने के लिए मुझे अपने पास बुलाया। उस रात का मेरे इस जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। सब कुछ बदल गया था। वहां जब मैं पहुंची, 2 सज्जन पहले से मौजूद थे। शायद गुरुजी के भक्त होंगे सोचकर मैं अंदर आ गई थी, पर उनकी नजरों में छिपी हुई भावना को मैं चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पाई।
इस नज़र से मेरा सामना कई बार मेरे जीवन में हुआ था। जैसा कि आपने कहा था गुरुदेव, साध्वी जी तो उससे भी ज्यादा। उनमें से एक बोला, साध्वी सौंदर्य क्या हुआ, डरे नहीं, अपने ही लोग हैं। गुरुजी ने प्यार से कहा, जहाँ सबसे ज्यादा विश्वास होता है, विश्वासघात भी वहीं होता है। विश्वास करना सही है, पर अंधविश्वास पतन की ओर ले जाता है। गुरुजी की बात सुनकर मैं बैठ गई। वे बोले, साध्वी जी आश्रम में दुखियारी स्त्रियों के लिए जो भवन बनने वाला था, उसके बारे में तो आपको बताया था। देखो, आपके कदम हमारे आश्रम के लिए कितने लाभकारी हैं। ये तो परोपकारी मनुष्य सहयोग करने को तैयार है। अरे वाह गुरुदेव, मैंने खुशी जाहिर की। अब आप लोग आपस में बात कर लो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूँ। साध्वी जी, गुरुजी ने गेंद मेरे पाले में डाल दी। क्या बात कह रहे हैं आप गुरुजी, मुझ में कहाँ इतनी काबिलियत है। मैंने दिल की सच्चाई को बयां कर दिया। आप तो कमाल की हैं, हमसे पूछिए अपनी काबिलियत। दूसरा आदमी बोला, आप चुप रहें। लाला जी, हम बात कर रहे हैं ना। गुरुजी ने उसे चुप कराया। साध्वी सौंदर्य, ये तो एक शुरुआत है। बहुत जल्द पूरे आश्रम की जिम्मेदारी मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं तो भाव विभोर हो गई। गुरुजी, शब्द नहीं है मेरे पास आपका आभार व्यक्त करने के लिए, मेरे जीवन को एक दिशा देने के लिए। पर उसके लिए आपको उन दोनों में से एक व्यक्ति बोला तो गुरुजी ने चुप रह रामदास कहकर उसे चुप करा दिया। फिर मेरी तरफ मुखातिब हुए, साध्वी जी को पता है, सामाजिक उत्थान के लिए अगर थोड़ा व्यक्तिगत नुकसान भी उठाना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती। मैं उत्साहित हो गई थी। अरे अरे, आपको मेहनत कौन करने देगा, मेहनत तो हम कर लेंगे। आप तो बस, एक व्यक्ति बोला तो गुरुजी ने कहा, चुप रह भगत, मैं बात कर रहा हूँ ना। मेरे अंदर संशय का नागफन उठा चुका था, पर मेरी अंधश्रद्धा ने उसे कुचल दिया। आपको कुछ नहीं करना साध्वी जी, बस जगत कल्याण का कार्य करना है, गुरुजी के शब्द थे। जी, मैंने धीरे से कहा। तो फिर उन्होंने इशारा किया, आपको तो पता ही है, पुराने समय में देवदासी होती थी। वे होती थी, भगवान की व्याहता थी, पर जगत कल्याण के लिए ईश्वर के सभी भक्तों को सुख प्रदान करती थी। जी क्या, मैं कांप गई थी। जी, बस वही सुख आपको, मुझे तथा परम पिता के भक्तों को प्रदान करना है। आप पागल हो गए हैं क्या गुरुजी? थोड़ा नाराजगी के साथ बोले, आप शब्दों का चुनाव सोचकर करें तो सही रहेगा। और वैसे भी दुखी जनों के कल्याण से पुण्य ही मिलेगा और आपकी भी दबी हुई कामनाओं को। आखिर उम्र ही क्या है आपकी, केवल 38 साल। एक भक्त बोला, गुरुजी नहीं नहीं, भक्त जब अपने भगवान का घिनौना रूप देख ले तो उसके जीने की रही सही इच्छा भी दम तोड़ देती है। कई बार छली गई थी मैं, पर आज मैं तो टूट गई थी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोती हुई मैं आगे बोली थी, मैं तो आपकी पूजा करती थी गुरुजी। मेरा प्रेम तो आपके साथ रहेगा ही, उस प्रेम को भी तो पूर्ण रूप देना अभी बाकी है। आप जाइए, सोच लीजिए, आपके पास 2 दिनों का समय है। गुरुजी के शब्द थे। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भाग कर जाती भी तो कहाँ, कोई दरवाजा मेरे लिए नहीं खुला था, किसी को मेरा इंतजार नहीं था। उस समय ही मैंने आत्महत्या के विकल्प के बारे में सोचा। जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, नस काटने के लिए चाकू लाना होगा। साड़ी से फंदा लगाकर मरना ही मुझे सही लग रहा था। साड़ी तो मैंने पहनी हुई थी, बस उसका फंदा लगाना था। चादर का भी इस्तेमाल कर सकती थी। फंदा लगाने के लिए मैं ऊपर कील ढूंढने लगी थी, पर तभी एक आवाज ने मेरे विचारों की श्रृंखला को तोड़ दिया। कोई कील नहीं है इस कमरे में, पंखा भी नहीं है। मेरे सामने एक 15 से 16 साल की सुंदर लड़की थी। ऐसा लगा जैसे रजनी खड़ी हो। माँ का दिल ऐसा ही होता है,
चाहकर भी अपनी संतान से नफरत नहीं कर पाती। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? शुरुआत में सभी ऐसा करने की सोचते हैं। देखती नहीं, कमरे में एसी लगा हुआ है, पंखा नहीं है। बहुत जल्द कैमरा भी लग जाएगा। वैसे कैमरा नहीं है तो क्या? नम्रता मैडम की आंखें उससे कम है क्या? वो लड़की बोली तो मैंने कहा, बेटा तुम यहाँ कब? मेरा वाक्य खत्म होने से पहले वो बोल पड़ी, चुप कर, खबरदार जो मुझे बेटा कहा, इस शब्द से छली गई हूँ मैं। तू राधा मैडम बोलेगी मुझे समझी क्या? मैं हैरान रह गई। मुझे डांटती हुई सी वो आगे बोली, सीनियर की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा क्या? उम्र में भले ही तू मुझसे बड़ी होगी, पर इस लाइन में मैं तेरी सीनियर हूँ। पढ़ी लिखी नहीं है क्या तू? सीनियर का मतलब तो पता होगा। ऐसे समय में भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी मैं। आप काफी पढ़ी लिखी लगती हैं राधा मैडम। अपनी हंसी दबाते हुए मैंने उससे पूछा था। किताब नहीं मैडम, मैंने जिंदगी पढ़ी है, तुम्हें भी तैयार कर दूंगी। यहाँ ये सब मेरा मतलब है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो बोली, यहाँ जितनी सादगियाँ दिख रही हैं वे सब। उसने अपनी बात जाहिर रखी। तेरे साथ एक नई लड़की भी आई है, नम्रता दीदी उसे लेकर आती होंगी। देखा तो है उसे तूने? क्या नाम है उसका? हाँ गुड़िया, यही है उसका नाम। पर वो तो बहुत छोटी है। छोटी इस काम में क्या? छोटी क्या बड़ी? अब खुद को ही देख ले। राधा बोली थी, सिर्फ 7 साल की है वो। मैं बोली, मैं 10 साल की थी जब इस लाइन में आई थी। राधा के शब्द थे। सचमुच उम्र में बड़ी होते हुए भी मैं उसके सामने कितनी छोटी लग रही थी। मैं सोच रही थी, देख तेरा नाम क्या है? राधा ने पूछा तो मैंने कहा, सौंदर्य। अरे वाह, माँ बाप ने नाम बड़ा चुनकर रखा। राधा ने अपनी सोच प्रकट की। मैं कुछ न बोली। देखो ऐसा है, कुछ लोगों को तेरी जैसी अनुभवी औरतें पसंद आती हैं, तो कुछ को हमारे जैसी। वहीं कुछ लोगों को गुड़िया की उम्र की लड़कियां चाहिए होती हैं। डिमांड और सप्लाई का खेल है, उसने बताया। ढोंगी है ये सारे, मैंने घृणा भरे लहजे में कहा। सही कहा, चल सो जा, वरना नम्रता दीदी आ जाएंगी। राधा बोली थी। वे कौन है? मैंने जानना चाहा। इन सब से भी बढ़कर, राधा ने कहकर ठहाका लगाया। राधा चली गई थी। वो मेरी बगल में सो रही थी। पता नहीं कब मेरे आंसू बहने लगे। क्या हुआ मौसी, कहीं चोट लगी है? दर्द हो रहा है। अब क्या बताऊं उस मासूम को? कैसे दिखाऊं उसे अपनी चोट? खुद ही रिश्ता जोड़ लिया था उसने। मौसी मासी, मेरा अपना बचपन पहुंच गया था मेरे सामने। नहीं, गुड़िया को मैं एक और सौंदर्य या राधा नहीं बनने दूंगी। मेरे लक्ष्य विहीन जीवन को एक लक्ष्य मिल गया था। अपने अंदर आए इस बदलाव से मैं खुद ही आश्चर्यचकित थी। अगले दिन मैं खुद उस पाखंडी के पास गई थी। जय जय गुरुजी, साध्वी सौंदर्य, आइए आइए। जय जय। तो क्या सोचा आपने? कुछ सोचने लायक कहाँ छोड़ा आपने? गुरुजी, आज तक मैं अपने सौंदर्य को अपना शत्रु मानती थी, पर आपकी कृपा से मैं ये जान पाई हूँ कि इसका इस्तेमाल करके मैं कितना कुछ प्राप्त कर सकती हूँ। इसी की माया है कि आप जैसा पुरुष भी मेरा दास बनने को तैयार है। कहिए गुरुजी, कुछ गलत कहा मैंने? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस कार्य के लिए सहमत हूँ, पर आपसे एक विनती है। तुम तो हुक्म करो, मुझे आप अभी अपनी सेवा में ही रहने दे। देखो, वैसे तो भगत तुम्हें बहुत पसंद करता है, पर अच्छा, परसों समागम का आयोजन किया गया है, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? उस ढोंगी से अनुमति मिल चुकी थी। अब मुझे सिर्फ एक काम करना था, वो भी उसके चाटुकारों की फौज से छिपकर। इस काम में मेरी मदद की सुषमा ने। सुषमा एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थी। अंधविश्वास और अंधश्रद्धा एक मनुष्य का कितना पतन कर सकती है, इसका वो जीता जागता उदाहरण थी। एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली सुषमा आज इस कामी के पिंजरे में बंद थी। समागम का जमकर
प्रचार हुआ था। वैसे भी इस देश में धर्म के नाम पर तो पैसे लुटाने के लिए लोग तत्पर रहते ही हैं, पर एक गरीब को उसके हक का पैसा भी देने में लोग 100 तरह के बहाने करते हैं। पंक्तियों के हिसाब से बैठने का रेट निर्धारित था। प्रथम पंक्ति वीआईपी लोगों की थी। जिस देश में भगवान के दर्शन में भी मुद्रा की माया चलती है, उस देश में भगवान के इन तथाकथित मैनेजरों के दर्शन आप मुफ्त में कैसे पा सकते हैं? ईश्वर से संवाद तो आखिर यही बेचारे करते हैं। प्रथम पंक्ति में कुछ खास लोगों तथा पत्रकारों को मुफ्त पास दिए गए थे। बाकी जो लोग उस पंक्ति में बैठना चाहते थे उन्हें 15,000 रुपये देने पड़े थे। इसी प्रकार हर पंक्ति का अपना रेट फिक्स था। जो बेचारे मूल्य चुका नहीं सकते थे, पर गुरुजी को सुनने का लोभ समरण नहीं कर पा रहे थे, वे आसपास के पेड़ों पर टंगे हुए थे। नियत समय पर लोगों का आना शुरू हो गया। सुधाकर और नम्रता उन लोगों को समझा रहे थे जिन्हें गुरुजी भीड़ में से बीच बीच में उठाने वाले थे। उन्हें बस यही कहना था कि गुरुजी के उनके जीवन में आने से उनकी जिंदगी में कितना सुधार हुआ है। किसी को नौकरी मिल गई थी, किसी के बच्चे की बीमारी ठीक हो गई थी। आखिर प्रोजेक्ट का प्रचार भी तो करना था। गुरुजी का समागम में आने का समय 12 बजे का था। उसके पहले उन्होंने राधा को बुलाया था। वो ढोंगी एक टोटके को मानता था। उसका मानना था कि समागम के पहले अगर वो किसी लड़की के साथ संबंध बनाएगा तो उसका वो आयोजन काफी सफल होगा। गुरुजी, राधा पहुंच गई थी। आ गई, चल कपड़े उतार और लेट जा। क्या हुआ, खड़ी क्यों है? गुरुजी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा महीना, राधा बनावटीपन में कह रही थी। क्या आज पहली बार कर रहा हूँ? चल, दर्दो नाटक कर रही है। उतार साड़ी। नहीं उतारूंगी। राधा अब दहाड़ी थी। तेरी इतनी हिम्मत, भूल गई पहली बार तेरा क्या हाल किया था? 10 दिनों तक उठ नहीं पाई थी। याद है भेड़िए, सब याद है, पर अब तेरा खेल खत्म। अब किसी और लड़की को तू छू भी नहीं पाएगा। राधा ने ये कहा तो गुरुजी के भेष में वो घिनौना अपराधी जवाब में बोला, अच्छा कैसे भला? कौन बचाएगा उन्हें? मैं दरवाजे पर मुझे देखकर वो ढोंगी चौंक गया। तू? वो मक्कारी का ठहाका लगा रहा था। हाँ, मैं और ये सब लोग। उस कमीने और चाटुकारों की उसकी फौज को पता ही नहीं चला था। एक रात पहले सुषमा ने समागम के लिए आए कैमरों में से 2 कैमरे गुरुजी के कमरे में लगा दिए थे और अंदर का सारा नाटक बाहर बैठे उसके भक्तगण देख चुके थे। और फिर उस भीड़ ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। गुरुजी के प्राण पखेरु भीड़ की पिटाई से उड़ गए थे। सभी चाटुकारों तथा गुरुजी के सभी ग्राहकों के खिलाफ आश्रम की हर स्त्री ने गवाही दी थी। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया है, मेरी सुंदरता कभी भी मेरी दुश्मन नहीं थी। अगर कोई मुझे गलत नजर से देखता था तो दोष उसकी नजर का था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।